हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तेघरिया पर। और आज मैं आपके सामने ले आया हूँ टेंस की महा मैराथन, जिसमें हम लोग 25 ऐसे गोल्डन रूल्स देखने वाले हैं इस क्लास में, जो आपको पूरे जो टेंस मैंने अभी 15-20 दिनों में पढ़ाए थे, उन सभी टेंस का सार इस एक क्लास में आपके सामने आने वाला है। ये जो क्लास हमारी होने वाली है, इस क्लास में आपके लिए टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, जो शुरू से लेकर एंड तक हम इस क्लास को लेकर पूरा पढ़ेंगे और टेंस आपका पूरा खत्म हो जाएगा इस क्लास में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द ग्रामर हब बाय दया तेघरिया, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी के पास जो आपकी जो ये सारी क्लासेज हैं उनके नोट्स मिल जाएं, और आप सभी की जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सभी भी आपके सामने इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए सभी। आज की इस क्लास में हम लोग एक फुल एंड फाइनल अटैक करने वाले हैं टेंस के ऊपर। और टेंस की ये क्लास अगर आपने ले ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार टेंस पढ़ ली है इस क्लास से, तो आपके पास एग्जाम से रिलेटेड इतना मटेरियल हो जाएगा कि आपका जो टेंस का सवाल है वो आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो साथियों, इंग्लिश की जो जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग इस टेंस को आज खत्म कर देंगे फुल एंड फाइनल। तो आज के इस क्लास का फेज फर्स्ट, जिसमें हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस को ले रहे हैं, इस प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग बात शुरू करते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास निकल के आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। जब वाक्य में कोई भी अटल सत्य दिया हुआ हो, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उस यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करने का मतलब होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग। तो साथियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग। और कहां करते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, नॉट रोज या इज राइजिंग। ध्यान दीजिएगा, सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। चाहे आप इसको आपके घर में बोलिए, चाहे घर से बाहर जाके बोलिए, चाहे आप किसी भी देश में जाके बोलोगे कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो ये वहां पर भी यही बात लागू होगी और ये सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। और सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करने का मतलब है कि वहां पर हम लोग रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था, ये हमारा यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो गया सार्वभौमिक सत्य का। तो अगला रूल हमारा निकल के आ रहा है, गोल्डन रूल नंबर 2, हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि आदतें। आदतें मतलब कि आपको कोई किसी भी चीज की जो आदत होती है उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो वहां पर हमारे पास कुछ शब्द हैं जो आपको इस्तेमाल करने होंगे। आदतों की जब बात हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो तो हमेशा ही ऐसा करता है। तो ऐसे हमेशा या ऐसी सारी चीजें कि वो तो रोज ही ऐसा, इसके तो रोज के ऐसे ही नाटक होते हैं, इन सारी चीजों का जो मतलब निकल के आता है वो इन शब्दों से निकल के आता है। ये शब्द होते हैं उस सेंटेंस में, तब वो आदत का निर्माण होता है, आदत की बात तब कंप्लीट होती है। तो कौन कौन से शब्द हैं वो? ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन। ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द हमारी आदतों को दर्शाते हैं। और आदतों को दर्शाते हैं, इसका मतलब कौन सा टेंस होगा? इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो जब ये ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन, ऐसे शब्द जो कि आदतों को दर्शा रहे हैं, हैबिचुअल एक्शंस को दर्शा रहे हैं, वो अगर आपको कहीं भी किसी भी टेंस में, किसी भी जो हमारा इंग्लिश का वाक्य है उसमें दिख जाएं, तो इसका मतलब वहां पर हम क्या भरेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरने का मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या भरेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। कब? अफर्मेटिव में। और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होता है? बताइए बताइए। इंटरोगेटिव नेगेटिव, और जो इंटरोगेटिव है नेगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इनमें क्या चलता है? इनमें आपके पास एच भी आ जाती है, डू डज,
और एम भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। हैबिचुअल एक्शंस जो आदतें होती हैं उनके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, यानी कि वो अक्सर सुबह क्या पीता है, कॉफी पीता है। ये आपके सामने हैबिचुअल एक्शंस यानी कि आदतों का एक बहुत ही शानदार नियम निकल के आ गया, और इस नियम को जान लोगे तो आपको पता चलेगा कि आदतों से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगला हमारा नियम आता है साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी कि वैज्ञानिक तथ्य। साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों को बताने वाले जो नियम होते हैं, उन सभी नियमों को हम लोग इंग्लिश में किस टेंस के जरिए बताते हैं। तो हम लोग जब इन साइंटिफिक फैक्ट्स को इंग्लिश में दर्शाते हैं तब हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये प्योर साइंस रूल है, ये बिल्कुल साइंस का नियम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है या भाप बनने लग जाता है। तो ये वाला जो नियम है वो वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य होने का मतलब इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही डिनोट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे इसको प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नियम क्या निकल के आया कि साइंटिफिक फैक्ट्स यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जरिए दर्शाते हैं। आगे देखिए हमारा गोल्डन रूल नंबर 4 क्या निकल के आ रहा है। कुछ कंटिन्यूअस एक्शन यानी कि जारी रखने के कार्य जो होते हैं उनके कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं हमारे पास। अगर ये कीवर्ड्स हमें किसी भी टेंस में दिखने को मिल गए, इंग्लिश के किसी भी वाक्य में दिख गए, इसका मतलब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी एच भी होती है एजएमआर और एम भी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कीवर्ड्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं हमारे पास, नाउ, एट दिस मोमेंट, टुडे एंड लुक। अगर ये सारे शब्द आपको दिख जाएं कहीं भी किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में, तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब यह है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होने का मतलब क्या होता है कि वहां पर एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी कि देखो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक लुक वाला एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया कि ये वाला कीवर्ड्स नाउ, एट दिस मोमेंट, टुडे, लुक, ये अगर आपको कहीं भी दिख जाते हैं किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होने का ये है कि वहां पर एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए तो हमारी सीरीज का जो टेंस का टॉपिक चला था वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें तो हम लोग सब सारे जो टेंस हैं उनको कंबाइंड करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए साथियों, आगे हमारा आता है रिसेंट एक्शंस, यानी कि अभी अभी पूरा हुआ हो कोई काम, उस अभी अभी पूरे हुए काम को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं। अगर ये कीवर्ड्स आपको किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो इसका मतलब कौन सा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, ये सारे शब्द अगर आपको किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको खाली स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रयोग करने का मतलब यह होता है कि आपको हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। साथियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब और लगेगी, इस चीज को हम आज की क्लास के एंड में भी बताएंगे कि आपका जो अगला टॉपिक आने वाला है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत काम पड़ने वाला है आपको। तो इनको तो फिर से याद कर लेना, और याद करने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दयाते गहरे पर मैंने आपको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं। ये जो रिसेंट एक्शंस यानी कि अभी अभी पूरा होने वाला काम होता है, इसके लिए हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। और इन शब्दों का किसी भी वाक्य में आने का मतलब ये होता है कि वहां पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसे, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है, मैंने अपना गृह कार्य पहले ही पूरा कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल निकल के आया इस रिसेंट एक्शंस वाले रूल का। चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा सिंस वर्सेस फॉर,
देखिए हम लोग अभी इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से तसल्ली से समझ चुके हैं। एक एक क्लास इन सारे रूल्स के ऊपर आई थी, लेकिन अब हम लोग इस पूरे टेंस के टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं ली हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी समस्या आती है तो आप लोग मेरी पहले की क्लासेस देखें और तब इस क्लास को वापस देखने के लिए आए। सिंस 4 का ये जो नियम है वो पास्ट टू प्रेजेंट वाला एक नियम आता है, यानी कि जब काम पुराने समय से जारी हो और वो अभी भी चल रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई टाइम या टाइम ड्यूरेशन वहां पर हमारे पास दी हुई होगी, तब से कोई काम चल रहा था लेकिन वो अभी भी जारी है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करने का मतलब ये है कि एच बी की जगह पे हैज हैव बीन प्लस एम बी की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग हमको कर लेना है। उदाहरण के लिए शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रही है, वह 2 घंटे से सो रही है। एक्शन यानी कि वो जो काम था वो स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में, लेकिन अभी भी वो चल रहा है और वो टाइम भी दिया हुआ है कि कब से चल रहा है। तो टाइम दिया हुआ है तो और उसको हमने सिंस और फोर से जोड़ रखा है, तो इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एक चीज ध्यान रखने की है यहाँ पर कि अगर आपके पास सिंस फोर से टाइम जुड़ा हुआ है और सिर्फ सिंगल सेंटेंस है, तब ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास सिंस फोर से टाइम जुड़ा हुआ हो और कोई दूसरा वाक्य दिया हुआ हो, तो दूसरे वाक्य पर डिपेंड करेगा कि ये वाला सेंटेंस कौन सा होगा। ये चीज मैं आपको आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगला नियम हमारा गोल्डन रूल नंबर 7, जिसमें हम लोग स्टेटिव वर्ब्स उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी वर्ब जो भले ही कंटिन्यूअस में आए लेकिन उनके साथ ING का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते, और वो कंटिन्यूअस में आ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि नो, लव, हेट, हियर, टेस्ट, ऑन, ये ऐसी वर्ब हैं कि हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि आई नो हर, कि मैं उसे जानता हूं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आई एम नोइंग हर, कि मैं उसे जान रहा हूं। इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये बात आपके सामने बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। मैं उसे जान रहा हूं ऐसा कोई वाक्य ही नहीं बनता, इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं बनता। इसीलिए हम लोग इन वर्ब्स के साथ में ING का प्रयोग नहीं करते। साथियों, इंग्लिश तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस इंग्लिश को हम लोग हिंदी के साथ जितना कनेक्ट करेंगे उतना ही आपके सामने ये चीजें निकल के आएंगी कि इंग्लिश कितनी सीधी लैंग्वेज है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर नो, लव, हेट, हियर, टेस्ट, ऑन, ये सारी जो वर्ब हैं अगर वो आती हैं तो हमारे इनके वर्ब के साथ कभी भी ING का प्रयोग नहीं होता है। आई नो हिम आएगा कि मैं उसे जानता हूं। आई एम नोइंग हिम नहीं आएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो ऐसी वर्ब हैं हमारे पास कुछ जिनके साथ ING का प्रयोग कभी भी भूल कर भी मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौन कौन सी है? नो, लव, हेट, हियर, टेस्ट, ऑन, ये सारी चीजें, ये सारी वर्ब ऐसी हैं जिनमें काम कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। अगला हमारा रूल है एक्सपीरियंस फोकस, यानी कि नो टाइम, कोई टाइम के बारे में नहीं, जब क्रिया का अनुभव महत्वपूर्ण हो, समय नहीं। वो काम कैसा होगा? हैव यू एवर बीन टू जयपुर? एक एग्जाम्पल है हम आपके पास, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, यानी कि क्या तुम कभी जयपुर गए हो, क्या तुम कभी जयपुर में रहे हो, ऐसा कुछ हमारे पास आता है, तब हम लोग हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो बीन आ रहा है ना, ये बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हैज बीन हैव बीन वाला बीन नहीं है। ये बीन हमारा बी जो क्रिया होती है उसकी थर्ड फॉर्म है। बी की क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो ये बीन कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आप बोल तो रहे हैं कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें और आप प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस की HV का। तो साथियों, ये चीज बहुत ध्यान रखने की है कि ये यहाँ पर HV नहीं है, बल्कि मुख्य क्रिया के रूप में आई है बीन। और बीन की मुख्य क्रिया कौन सी वर्ब की है? तो साथियों, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन। ये हमारे पास बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब साथियों, प्रेजेंट टेंस हमारा यहां पर एकदम कंप्लीट हो जाता है। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट रूल जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं
वो हमारे इस प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा आपको और अच्छे से अगर डिटेल में प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो हमारे पास जो टेंस हम लोग पहले से पढ़ा रहे थे, इस प्रेजेंट टेंस के ऊपर कम से कम 7-8 क्लासेस हैं हमारी इस इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज में। तो आप लोग जाइए और उनको चेकआउट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो। आगे हम लोग इस जो हमारी ये क्लास चल रही है इसमें हमारा फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग पास्ट टेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम लोग आगे देखते हैं। 8 एसेंशियल गोल्डन रूल्स हैं हमारे, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के। गोल्डन रूल नंबर 9 जो हमारा चला आ रहा है उसमें हम लोग पहला रूल पढ़ते हैं कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि कोई काम पूरा हो चुका है, हो गया, वो काम खत्म हो गया, भूतकाल में पहुंच गया। उस काम को भूतकाल में पहुंचने के लिए और उस काम को भूतकाल में दर्शाने के लिए इंग्लिश में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो आपको अगर किसी भी सेंटेंस में मिल गए इसका मतलब यह है कि वो काम खत्म हो चुका है, उसका वो पहुंच गया भूतकाल में। कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? ये वर्ड्स हैं यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर और वंस। ऐसे शब्द हैं ये, अगर ये शब्द हमको दिख गए किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में, इसका मतलब ये है कि वो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने का मतलब होता है कि वहां पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। साथियों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। बाकी अगर नेगेटिव, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आया तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? तो सर वहां पे प्रयोग होगा हमारा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा अगर हमारे इस ये जो कंप्लीटेड एक्शन है इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहां पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन ज्यादातर किसका होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्यों? क्योंकि ज्यादातर तो पास्ट की चीजें अफर्मेटिव में ही ली जाती हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई मेट हिम यस्टरडे। आई मेट हिम यस्टरडे। ना ही तो हमने मीट का प्रयोग किया, ना ही हमने हैव मीट का प्रयोग किया, हमने किसका प्रयोग किया है? हमने प्रयोग किया मेट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, वंस ऐसे शब्द दिखाई दें इसका मतलब है कि वहां पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आने का मतलब है कि वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा रूल निकल के आता है पास्ट मोमेंटम, यानी कि पास्ट तो है लेकिन वहां भी जारी था कोई काम, उसके बारे में बात की जा रही है। पास्ट तो है, भूतकाल तो है, लेकिन भूतकाल में भी निश्चित समय पर कोई काम जारी था, उस काम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तब वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सर वहां पे प्रयोग किया जाएगा वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। और वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो बताइए किस टेंस की बात थी ये? तो ये बात थी हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो भूतकाल के निश्चित समय पर जारी कार्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। एग्जाम्पल के लिए, एट 8 PM लास्ट नाइट आई वाज वॉचिंग टीवी। कल 8 बजे, कल रात को 8 बजे मैं क्या कर रहा था? मैं टीवी देख रहा था। तो ये हमारा एग्जाम्पल एकदम सही बैठ जाता है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के प्रयोग करने के लिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे इस गोल्डन रूल नंबर 11 में गोल्डन रूल नंबर जो हमारा 11 है इसमें हमारे पास बिफोर वाला रूल आया है। साथियों जैसे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग पहुंचते हैं पास्ट परफेक्ट के पास, और पास्ट परफेक्ट के पास पहुंचते ही वो बताते हैं कि या तो बिफोर को चुन लो पहले या आफ्टर को चुन लो पहले। तो हमने पहले बिफोर चुना क्योंकि बिफोर का हिंदी अर्थ क्या होता है?
पहले होता है। तो चलिए बिफोर का पहले नियम देख लेते हैं। बिफोर का रूल क्या है? बिफोर का रूल ये है सिंपल सा कि अगर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कैसे होगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो साथियों, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कब? जब बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो। ये मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से कम 20 मिनट लेकर ये बिफोर और आफ्टर वाला रूल क्लियर किया था। तो यहां भी हमारे पास बिफोर आफ्टर वाला रूल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके सामने ये एक बार फिर से आ गया। बिफोर से आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। लेकिन कब? जब बिफोर के बाद में क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब हमने बिफोर देख लिया तो बिफोर के बाद क्या देखेंगे? आफ्टर देखेंगे। बिफोर के बाद आफ्टर देखने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि बिफोर और आफ्टर, जब पहले बिफोर की हिंदी पहले है तो हम लोग पहले बिफोर को देखेंगे, और आफ्टर की हिंदी बाद में, तो आफ्टर को तो बिफोर के बाद ही देखेंगे। तो हमने बिफोर के बाद में आफ्टर का प्रयोग किया है, आफ्टर के नियम की बात की है, तो बिफोर के बाद आफ्टर के नियम की बात तो कर ली। लेकिन जब बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी तो फिर आफ्टर के तो बाद ही आएगी, क्योंकि वहां पे पहले की बात थी और यहाँ पे बाद की बात थी। लेकिन जब आफ्टर से के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब हमारे आफ्टर से पहले क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म होने का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले होगा आफ्टर अगर प्रयोग किया जाए तो, और बिफोर अगर प्रयोग किया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में होगा। ये अपोजिट चलते हैं। अगर बिफोर का प्रयोग किया गया है तो बिफोर यानी कि पहले, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ जाएगी और बाद में क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ जाएगी और पहले क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई स्टडी। अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद मैं सोने चला गया। ये सारी हमारे एग्जाम्पल्स थे जो हमने बिफोर और आफ्टर के नियम को समझने के लिए इस्तेमाल किए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं पैरेलल एक्शंस, यानी कि दो काम अगर एक साथ होते हैं तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो साथियों, अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो वहां पर अक्सर दोनों तरफ ही वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर वहां पे किसका प्रयोग हो? वाइल का प्रयोग। वाइल आई वाज रीडिंग माई सिस्टर वाज कुकिंग। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बहन खाना पका रही थी। ये हमारा वाइल वाला नियम आ गया। लेकिन वाइल वाला नियम आते ही हमारे बात एक दिमाग में आनी चाहिए। क्या दिमाग में आनी चाहिए बात? कि अगर वाइल के साथ हम दोनों तरफ हम लोग वाज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब व्हेन का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा? व्हेन के बाद तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे? जब इंटरप्शंस हो, जब कोई बात बीच में हो जाए, तब हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं व्हेन के बाद। कैसे? आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रिंग। मैं तो बढ़िया सो रहा था लेकिन फोन बज गया, तो यहाँ पे इंटरप्शन हो गया, कोई बात रुक गई, कुछ रुकावट आ गई बीच में, कोई चीज बीच में आ गई। कैसे? आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रिंग। मैं उस समय सो रहा था जब फोन बजा। तो यहां पे हमारे क्या समझ में आया? जब व्हेन का प्रयोग हो तो व्हेन से पहले तो आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेकिन व्हेन के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए हमारे इमेजिनरी पास्ट यानी कि काल्पनिक बातें मैंने आपको बताई थी, ऐसी कोरी कल्पनाएं जो हमारी पूरी नहीं हो सकी, उनमें हम लोग सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग कर देते हैं। कैसे? इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मैं पक्षी होता या चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। ये सारी जो काल्पनिक बातें होती हैं इनमें भी वर का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा ओल्ड हैबिट्स यानी कि पुरानी आदतें। भूतकाल की आदतों के लिए यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई यूज्ड टू प्ले मार्वल्स इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में कंचे खेला करता था। ये हमारे पास ओल्ड हैबिट्स की बात हो गई, और यहाँ इस ओल्ड हैबिट्स के साथ ही हमारे पास्ट टेंस की सारी बातें खत्म हो गई। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं
आपका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए फ्यूचर टेंस। 6 एसेंशियल गोल्डन रूल्स हैं इसमें जिनको हम पढ़ेंगे और आपका फ्यूचर भी इसी के साथ सिक्योर हो जाएगा कि हाँ हमने फ्यूचर टेंस अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग गोल्डन रूल नंबर 17 के साथ। सिंपल प्रेडिक्शन यानी कि नॉर्मल कोई भी भविष्यवाणी की बात कर दी हमने, नॉर्मल कुछ भी बोल दिया भविष्य से रिलेटेड, वो हमारा किससे में आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आने जरूरी हैं। टुमारो और नेक्स्ट डे, ये अगर आ गए तो हमारा कौन सा टेंस आ जाएगा, विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, वी सेल गो ऑन ए ट्रिप टुमारो, हम कल एक यात्रा पे जाएंगे, एक छोटी सी यात्रा पे जाएंगे। ये सारे हमारा फ्यूचर का एक छोटा सा सिंपल सा प्रेडिक्शन होता है। अगर वो सही हो जाए तो हो सकता है कंप्लीट हो जाए, गारंटी नहीं है कंप्लीट हो या ना हो। अगला हमारा फ्यूचर प्लानिंग, कि हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग ही करने लग जाएं और वो काम वहां पे जारी रहे फ्यूचर में, कि हम लोग उस समय पे वो करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। एट दिस टाइम टुमारो, अगर ये आ गया कहीं भी तो हम लोग विल सेल के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, बी का, जो कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात है। और कंटिन्यूअस नाम आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आ जाएगी साथ में। उदाहरण के लिए, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, आई विल बी सिटिंग इन द एग्जाम, मैं परीक्षा में बैठ रहा होऊंगा। तो ये हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग, जो कि वहां पे काम जारी रहेगा फ्यूचर में, उसकी बात की जा रही है। तो एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग इन द एग्जाम, कल इस समय मैं परीक्षा में बैठ रहा होऊंगा। ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हो जाएगा और उसमें हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। अगला हमारा एग्जाम्पल है, अगला हमारा रूल निकल के आ रहा है, द डेडलाइन यानी कि समय सीमा। उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, हम लोग किसी भी चीज के लिए डेडलाइन दे दें कि कल रात को 3 बजे तक ये काम कर लेना, नहीं तो कुछ हो जाएगा। ये सारी चीजें जो डेडलाइन वाली होती हैं उसमें बाई के साथ टाइम को जोड़ दिया जाता है और हमेशा सेल विल प्लस हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का प्रयोग तो होना ही है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। जैसे आई सेल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय मंडे, मैं तो सोमवार तक इस किताब को खत्म कर दूंगा यानी कि पढ़ के पूरा कर दूंगा। ये हमारे पास एक डेडलाइन हमने डिसाइड कर ली। और फ्यूचर की डेडलाइन के लिए हम लोग बाय प्लस टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को प्रयोग करने का मतलब होता है कि विल सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला हमारा आ रहा है नियम नंबर 20, जिसमें कि डबल टाइम होता है, बाई प्लस 4 होता है। जब भविष्य में समय अवधि दी हुई हो तो हम लोग विल सेल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स, कल अगले साल तक मैं 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। हमने डेडलाइन भी दे दी आगे की, बाई से टाइम दे दिया और साथ में कंटिन्यूएशन दे दिया, 4 प्लस टाइम दे दिया। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है, जहां पे बाई प्लस टाइम और उसके साथ 4 से टाइम जोड़ दिया। तो हम इसमें किसका प्रयोग कर देते हैं, विल हैव बीन टीचिंग। साथियों ध्यान रखना, ये मॉडर्न इंग्लिश है जिसमें हम लोग आई के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंपटीशन में हम लोग आई के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगला हमारा नियम है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, यानी कि पक्का इरादा हो हमारा कि कोई भी काम पक्का होने ही वाला है। ये तो गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने नया घर खरीदने वाला हूं, खरीदूंगा। आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने क्या खरीदने वाला हूं, नया घर। आई एम गोइंग टू, ये जो गोइंग टू है ये इसका प्रयोग किया जाएगा, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। कब, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटेंशन यानी कि पक्के इरादे की बात कर रहे हैं। साथियों यहां पर हमारे टेंस तो कंप्लीट हो गए, इसके लिए हम लोग लास्ट वाला रूल देख रहे हैं टेंस का, जिसमें हम लोग बाय द टाइम की मास्टरी करेंगे। बाय द टाइम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव लेफ्ट, जब तक वो पहुंचेगा तब तक तो हम निकल चुके होंगे। ये हमारे किसका प्रयोग हो रहा है,
ये हमारे बाय द टाइम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। आई बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव लेफ्ट, ये हमारे पास बाय द टाइम वाला एक रूल है जिसमें बाय द टाइम के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो दूसरी जगह हम लोग विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर ध्यान में रखना। इसी के साथ हमारा फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया है। साथियों, हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया और उन सभी को कंप्लीट कर लिया। लेकिन टेंस सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो गए, इनके साथ हम लोग थोड़े से एक दो नियम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो कि हमारे कंडीशनल सेंटेंस के होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और इसी के सिर्फ 3 नियम हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पहला नियम हमारा कंडीशनल टाइप फर्स्ट, जहां पर ओपन कंडीशन है, इफ ओपन कंडीशन वाले ये नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो अगला सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का होगा। क्या? अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया है तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें हम लोग फ्यूचर सिंपल का प्रयोग कर देंगे। या फिर इफ के साथ हमने खालिस्तान दे दिया और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का दे दिया तो हम लोग इसमें किसका प्रयोग कर देंगे? प्रेजेंट सिंपल का। एग्जाम्पल के लिए, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट, अगर बरसात होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो आगे फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग आगे हुआ है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। दोनों तरफ से ये बातें समझनी है। अगला हमारा नियम आएगा कंडीशनल का, कंडीशनल टाइप 2, जिसमें कि हम लोग इमेजिनरी बातें करते हैं। इफ प्लस ये पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो आगे हम लोग वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। साथियों, ध्यान रखना, जब वहां पे उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया हमने तो यहां पर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, और जब यहां पर वर्ब की सेकंड आ रही है तो यहां हम लोग विल की जगह वुड का प्रयोग कर रहे हैं। इतना सा अंतर है। इफ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड बाई ए कार, अगर मुझे लॉटरी जीत गया होता तो मैं क्या खरीदता? मैं एक कार खरीदता। ये सारी इमेजिनरी बातें होती हैं, यानी कि वो काम हुआ नहीं, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि क्या तो लॉटरी जीतता तो कार खरीदता। एक तुमने अगर कहानी पढ़ रखी हो तो जिसमें एक जो घर घर मांगने वाला होता है वो लास्ट में एक घड़े में लात मार देता है, उस तरह की इमेजिनरी ये कहानियां होती हैं, उनमें हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ ये कंडीशन जिसमें पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आखिरी और ये जो आपका अगला जो नियम है ये हमारा सबसे आखिरी नियम है, सबसे लास्ट नियम है, और लास्ट नियम है लेकिन लीस्ट यानी कि सबसे कमजोर नहीं है। कैसे नहीं है? कंडीशनल टाइप 3, जिसमें हम लोग रिग्रेट करते हैं, उस रिग्रेट के रूल को आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का टेंस प्रयोग कर दिया तो अगला हमारा जो दूसरा वाक्य होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसमें हम लोग रिग्रेट करते हैं, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे रिग्रेट हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद वैसा हो जाता, वैसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। ये सारे नियम हमारे कंडीशनल टाइप 3 में रिग्रेट के नियम हैं, और रिग्रेट के नियम होने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है कि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट पहले आ गया तो अगला जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें हम लोग वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस नियम को पढ़ लेंगे। तो साथियों, इन सभी नियम के साथ ही हमारा जो टेंस का जो नियम है वो कंप्लीट होता है, टेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और इन नियमों को और इन क्लासेस को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो पहली बात आप कमेंट कर दीजिए, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि आपने अगर क्लासेस अच्छे से लिए और मेरी ये जो फाइनल क्लास है जिसमें 25 नियम मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, अगर आपने एक बार इनको कंप्लीट कर लिया तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की। आपकी कंपटीशन की टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में टेंस का टॉपिक गलत नहीं कर सकते।
आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, फिर पास्ट टेंस पढ़ाया, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ाया, और उसके बाद ये जो क्लास ली है इसमें तो बिल्कुल पूरा सारांश ही निचोड़ के आपके सामने परोस दिया है हमने। तो आपकी आज की क्लास में हम लोग टेंस का समापन कर रहे हैं, तो आपको ये भी क्यूरियोसिटी होगी कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करने वाले हैं सर। तो नेक्स्ट टॉपिक तो आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपका कोई पसंदीदा टॉपिक या आपका कोई सबसे बेकार टॉपिक ऐसा है कि सर इसको तो आप लोग में हमारा सही करवा दीजिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम लोग कल से कोशिश करेंगे कि आपके वाले टॉपिक को लेकर ही हम लोग क्लासेस शुरू करें। नहीं तो हमने तो डिसाइड कर ही लिया है। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये जो क्लासेज हैं वो अच्छी लगती हैं तो आप हमारी क्लासेज को लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ये जितनी भी क्लासेज हैं इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दयातिगारिया पर। आज के लिए इतना ही।